कक्षा 11 रसायन विज्ञान की क्लास में आज एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है आधुनिक परमाणु संरचना। इससे पहले हमने परमाणु संरचना के बारे में बात किया था और आज हम जानेंगे आधुनिक परमाणु संरचना। आधुनिक परमाणु संरचना में आज का हमारा पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति। एक वैज्ञानिक थे, फ्रेंच वैज्ञानिक डी ब्रोगली, उन्होंने अपना प्रयोग किया और विचार प्रस्तुत किया कि जो अति सूक्ष्म गतिशील कण होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है तरंग जैसी होती है। उन्होंने माना कि कोई भी अगर गतिशील कण है जैसे इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका द्रव्यमान हम स्मॉल m मान लें और वह स्मॉल u वेग से गति कर रहा है और उसका संवेग p हो और उसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो, तो उन्होंने एक सूत्र बनाया जो डी ब्रोगली के अनुसार क्या होता है, लैम्डा बराबर h/p। लैम्डा जो है तरंग दैर्घ्य, h क्या है प्लांक नियतांक, इसको हम p संवेग होता है तो इसको हम h/mv भी बोल सकते हैं क्योंकि p बराबर mv होता है, द्रव्यमान गुणे वेग संवेग बराबर। ठीक है, जो हमारा h है वह उसे बोलते हैं प्लांक नियतांक। इसका जो मान होता है वो होता है 6.62 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति में सबसे पहले किसने विचार प्रस्तुत किया? डी ब्रोगली। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रेंच के। उन्होंने क्या विचार प्रस्तुत किया कि जो गतिशील अति सूक्ष्म जो कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है तरंग जैसी होती है। उन्होंने माना कि अगर कोई गतिशील सूक्ष्म कण है, उसका यदि द्रव्यमान स्मॉल m हो, u वेग से गति कर रहा हो और उसका संवेग जो है p हो और उसका जो तरंग दैर्घ्य हो लैम्डा हो, तो लैम्डा बराबर h/p। h जो होता है प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू ये हो गई। अब p जानते हो कि संवेग होता है, संवेग बराबर होता है क्या? द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान ये हो गया है, वेग ये हो गया। ये आपका डी ब्रोगली का समीकरण हो गया या फार्मूला कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। नाम से ही लग रहा है, द्वैतीय मतलब दो, प्रकृति मतलब नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन दो तरह का व्यवहार करता होगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसका अगर एक लाइन में बताएं तो इलेक्ट्रॉन की दो तरह का व्यवहार करना ही कहलाता है द्वैतीय प्रकृति। अब दो तरह का कैसा व्यवहार करता है? एक तरंग की भांति व्यवहार करता है और एक कण की भांति व्यवहार करता है। यानी इलेक्ट्रॉन का कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। यह कैसे सिद्ध हुआ? कैथोड किरणों का जब अध्ययन हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉन के कण होने का बोध हुआ और फिर जब इलेक्ट्रॉन विवर्तन का अध्ययन किया गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के तरंग होने की पुष्टि हुई। फिर इसके बाद रदरफोर्ड और सोमरफेल्ड का जो परमाणु मॉडल का अध्ययन किया गया, उसके अनुसार पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कण होते हैं, पर आधुनिक परमाणु मॉडल से पुष्टि होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह तरंग होता है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है उसके कण और तरंग दोनों होने की जो पुष्टि हो रही है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। ठीक है, तो इसमें बस इतना सा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि इन्होंने हाइजेनबर्ग के अनुसार ये है कि कोई भी अति सूक्ष्म गतिशील जो कण जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एक ही समय पर स्थिति और वेग का निर्धारण करना संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। यानी कोई भी अति सूक्ष्म गतिशील कण है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उसका एक ही समय पर उसके स्थिति और वेग का ठीक प्रकार से निर्धारण करना असंभव होता है। उसे ही हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनुसार होता है फार्मूला उनका ΔP × ΔX बराबर h/4π। ठीक है, जहाँ पर ΔP जो होता है वह संवेग में अनिश्चितता है। क्या होता है? संवेग में अनिश्चितता।
और डेल्टा x जो है वह स्थिति में अनिश्चितता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। हाइजेनबर्ग का नियम क्या कहता है, ये 2 नंबर में बस पूछा जाता है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, तो आप 2 लाइन में उसका परिभाषा बताइए। क्या बताएंगे? कोई भी अति सूक्ष्म गतिशील कण है, उसका एक ही समय पर वेग और स्थिति का निर्धारण करना असंभव है। पूछा जाता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सूत्र क्या होता है या संबंध क्या होता है संवेग अनिश्चितता में और स्थिति समय अनिश्चितता में, तो यहाँ पे ये फार्मूला बता देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कक्षक क्या होता है। कक्षक, ठीक है। पहले जो पुरानी जो विचारधारा थी कक्षक के लिए, उस समय यह था कि कोई भी परमाणु है उसके चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे हम बोलते हैं कक्षक। ठीक है, पर यह विचार त्याग दिया गया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार यह होता है कि जो कक्षक होते हैं वह नाभिक के चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसे हम कक्षक कहते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों ओर, आप जानते हो कि जो भी परमाणु होता है इस तरह से, यह नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ पाए जाने वाले वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे हम बोलते हैं कक्षक। ठीक है, आगे समझ लेते हैं कक्षक के प्रकार। एक चीज़ बता दें कि जो कक्षक होता है उसको हम इस तरह से गोले से समझते हैं सामान्य रूप से, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षक में, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कक्षक किसे कहते हैं? नाभिक के चारों तरफ वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे हम कक्षक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं कक्षक के प्रकार। कक्षक के प्रकार, कक्षक वैसे कई प्रकार के होते हैं पर मुख्य रूप से 4 होते हैं। यस होता है, पी होता है, डी होता है और यफ होता है। कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, यस, पी, डी और यफ। जो यस प्रकार का जो कक्षक होता है उसकी आकृति गोलाकार होती है। जो पी कक्षक होता है उसकी जो आकृति होती है, आकार होता है, वह डमरू की जैसा होता है, मतलब इस टाइप से। और जो डी होता है उसका डबल डमरू होता है, मतलब कि इस तरह से होगा, साथ में इधर से भी हो जाएगा। ठीक है, और जो यफ होता है वह काफ़ी जटिल होता है, इसका कोई संरचना नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जी एच की भी खोज हो चुकी है, पर यहाँ पे जी एच की बात नहीं करना है हमें। 4 ही होते हैं, यस, पे, डी और यफ। यस कैसा होता है? गोलाकार। पी कैसा होता है? डमरू जैसा। डी कैसा होता है? डमरू जैसा। यफ क्या होता है? बहुत जटिल होता है, इसकी कोई संरचना नहीं बनाई गई है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं यस, पे, डी, एफ का फुल फॉर्म क्या होता है। यस का मतलब होता है शार्प, डी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिंपल, और डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड, और एफ का होता है फंडामेंटल। शार्प का मतलब होता है तीव्र या प्रमुख, प्रफुष्ट बोलते हैं। प्रिंसिपल का मतलब मुख्य, डिफ्यूज का मतलब विसरित, और फंडामेंटल का मतलब मौलिक। ठीक।
ठीक है, तो ये चीज़ें आप जान लीजिएगा। यस पी डी एफ का फुल फॉर्म भी बता दिए। यस का कैसा आकृति होता है, आकार गोलाकार होता है। पी का कैसा होता है, डमरू जैसा होता है। डी का कैसा होता है, डबल डमरू। एफ क्या होता है, बहुत जटिल होती है, इसकी कोई संरचना नहीं होती। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, आधुनिक परमाणु मॉडल। आधुनिक परमाणु मॉडल एक वैज्ञानिक है श्रीडिंगर करके, उन्होंने प्रस्तुत किया कि जो परमाणु होता है दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला नाभिक, दूसरा कक्षक। ठीक है, आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार श्रीडिंगर जो है वैज्ञानिक, उन्होंने बताया 1926 में कि जो परमाणु होता है दो भागों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, नाभिक और कक्षक से। ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर कक्षक मिलेंगे तो बनेगा उपकोष, यानी कक्षकों के मिलने से क्या बनता है, उपकोष। ठीक है, इसके अनुसार नाभिक के बारे में तो बहुत पहले बात हो चुकी है कि क्या होता है कि किसी भी परमाणु का केंद्रीय भाग जिसमें समस्त धनावश तथा द्रव्यमान निहित होते हैं उसे नाभिक कहते हैं। कक्षक की भी बात हो चुकी है कि कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पे कक्षकों के मिलने से उपकोष बनता है। ठीक है, उपकोष भी जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उपकोष होते हैं, इसमें बी एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। जिस प्रकार से कक्षक होते हैं 4 प्रकार के, एस पी डी एफ, उसी तरह से कक्षकों के मिलने से उपकोष बनता है। तो उपकोष भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एस पी डी एफ। ठीक है, जो यस उपकोष है वह एक यस कक्षक से बनता है। ठीक है, इसमें एक यस कक्षक होता है। ठीक, जो पी कक्षक होता है वह 3 पी कक्षकों से मिलकर बना होता है। 3 पी कक्षक। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे इनका फिगर बना देते हैं। जो यस उपकोष है वह एक यस कक्षक से मिलकर बनता है, मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। जो पी उपकोष होता है वह 3 पी कक्षक से मिलकर बनता है, मतलब इस तरह से आप बनाएंगे 3, 1 2 3। इसके लिए नाम होता है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इसमें 1 2 1 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है डी। डी उपकोष, ये जो होता है 5 डी कक्षकों से मिलकर बना होता है। 5 डी कक्षक इसमें होते हैं। ठीक है, 5 डी कक्षक होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लेते हैं। इस तरह से आप बना दीजिएगा, 1 2 3 4 5। इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चाहें तो भर दीजिए। ठीक, इसमें कौन कौन से होते हैं डी कक्षक, इसका नाम जान लेते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जेड एक्स, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर, हो गए 4। और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया डी कक्षक। ठीक है, डी कक्षक का ये बन गया आपका पूरा 1 2 3 4 5। डी उपकोष में कितने कक्षक, 5 डी कक्षक होते हैं। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको समाप्त करते हैं। इसके बाद हमारा यफ आएगा। यफ में क्या होते हैं, 7 यफ कक्षक होते हैं। 7, इसमें क्या होंगे, 7 यफ कक्षक। ठीक, तो इसके लिए बनाना पड़े तो ऐसे बनाएंगे, थोड़ा बड़ा करिएगा क्योंकि इसमें नाम
ज़्यादा आएगा, 2 3 4 5 6 शायद हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा बराबर बराबर कर लीजिएगा, छोटा बड़ा नहीं। इसमें कौन कौन से होते हैं, क्रम से हम लिख देते हैं। एफ एक्स क्यू पहला, दूसरा एफ वाई क्यू, और एफ जेड क्यू, फिर एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कामा एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, उसी तरह एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, 7 हुआ कि नहीं होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये होते हैं, इसको आप ऐसे उसी तरह से भर लेंगे, इसको भी ऐसे। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब एक बात कर लीजिए, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन इसमें कितने कितने होंगे, लॉजिक से आपको समझना है। आपको बता चुके हैं ना कक्षक के बारे में कि जो कक्षक होता है वह त्रिविमीय क्षेत्र होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो एक के लिए प्लस करेंगे, एक के लिए माइनस करेंगे, हाफ हाफ में उसको दर्शाते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ, 1/2 जिसको बोलते हैं। देखो, ये कक्षकों के मिलने से उपकोष बनता है। उपकोष कौन कौन से होते हैं? 4, यस पी डी एफ। अब ये कैसे बनेंगे? जो यस कक्षक यस उपकोष होता है वह एक यस कक्षक से बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 में 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी यस में 2। इसमें कितने होंगे? 3 पी कक्षक, तो 1 में 2 तो 3 में 6। इसमें 5 डी, तो यानी 10। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, आगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा आप बाओ नियम अनुसार तो जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कक्षक। उपकोष क्या होता है? उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल बता दिए। इसमें भाई यस है तो यस में 1 कक्षक है, तो 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। चले, इसके बाद जब अगले क्लास में मिलेंगे जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं जो इसी पर आधारित होंगी। क्वांटम संख्या पता करना होगा, क्वांटम संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताती है। तो इसके बारे में अगले क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे डिटेल में। तो इस क्लास को इसी पे समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।